प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आप सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। मैं आज आपको मेंडेलीव की आवर्त सारणी के बारे में बताऊंगा। कल मैंने आपको ज्ञान दिया था डाबेराइनर का त्रिक और जॉन न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। डाबेराइनर की कमियां, जॉन न्यूलैंड्स की कमियां। आज मैं आपका ध्यान मेंडेलीव की आवर्त सारणी की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। देखिए मेंडेलीव की आवर्त सारणी। सर्वप्रथम जॉन न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के असफल हो जाने के बाद जॉन न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के असफल हो जाने जॉन न्यूलैंड्स ने LIDEBCNOF NAMGAL SIPS CL और उसके बाद में CA तक के और CA अपना नियम भलीभांति प्रतिपादित किया, परंतु CA के पश्चात जाते हुए नियम असफल हो गया। जब CA पे जाते हुए नियम असफल हुआ तो फिर परमाणुओं को व्यवस्थित करने का दोबारा से प्रयास शुरू हो गया और उसी क्षेत्र में दमित्री यानोविच मेंडेलीव नाम का वैज्ञानिक आगे आया और उसने तथ्यों के वर्गीकरण करने के लिए आवर्त सारणी का निर्माण करना प्रारंभ किया। तो जॉन न्यूलैंड्स का अष्टक नियम असफल हो गया और जॉन न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के असफल हो जाने के बाद में तत्वों के गुणधर्म और परमाणु का कई वैज्ञानिक तत्वों के गुणधर्मों एवं परमाणु द्रव्यमानों का कई वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और उनको व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्हीं में एक रूसी रसायनज्ञ, उन्हीं ही वैज्ञानिकों में रूसी रसायनज्ञ दमित्री यानोविच मेंडेलीव इसी कड़ी में दमित्री यानोविच मेंडेलीव के थे। मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी में मेंडेलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई उस आवर्त सारणी में तत्वों को उनके गुणधर्म और परमाणु
तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्म एवं परमाणु द्रव्यमान में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। उस समय तक लगभग कितने तत्व ज्ञात थे? उस समय तक लगभग 63 तत्व ज्ञात थे। मेंडेलिव ने क्या किया? 63 छोटे छोटे कागज के टुकड़े लिए, कार्डबोर्ड लिए, जैसे ताश की पत्ती जितने बड़े बड़े 63 कागज के टुकड़े लिए, और उन 63 कागज के टुकड़ों पर बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार तत्वों को उन कागज के टुकड़ों पर तत्व का नाम, प्रतीक, परमाणु भार, द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन विन्यास, गुण आदि लिख लिख करके कार्डों को और दीवार पर कील लगाकर टांगते रहे। क्या करते रहे? कार्ड के ऊपर लिखा सा पूरा ब्यौरा तत्व का और उसको ले जाकर के दीवार पे टांग दिया। जैसे लगातार यहाँ ये टांग दिया, इधर ये टांग दिया, इधर टांग दिया, उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार ये टांगता चला गया, कील लगाई यहाँ और टांगता चला गया। इस तरह से दीवार पर चिपका दी। जब सब सारे के सारे 63 टक गए, जब 63 व्यवस्थित हो गए, तो मेंडेलिव ने उनका अवलोकन करके देखा कि सारे तत्व टक गए हैं दीवार पे। फिर उनमें देखा कि इनके गुणधर्मों में समानता भी अपने आप व्यवस्थित हो गई है। भाई इसके गुणधर्म इसके समान हो रहे थे, इसके गुणधर्म इसके समान हो रहे थे, तो गुणों में समानता भी अपने आप व्यवस्थित हो गई। बढ़ता हुआ परमाणु भार भी अपने आप भी आ गए, जैसे इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, 4, 5, इस तरह से अपने आप हो गई। तो देखा कि सारे तत्वों को हमारा सारणी में जगह मिल भी गई है और तत्वों में बढ़ते हुए क्रम में भी व्यवस्था हो गई। फिर मेंडेलिव का ध्यान गया कि एक और गुण सामने आ गया कि कुछ निश्चित अंतराल के बाद, जैसे जॉन न्यूटन ने कहा था ना कि पहले तत्व के गुणधर्म किससे मिलते हैं? 8वें तत्व से मिलते हैं। तो वैसे ही इसने देखा कि निश्चित अंतराल के बाद में है ना, तत्व के जो गुणधर्म है उनकी पुनरावृत्ति और हो रही है कि भाई जैसे पहले से 8वें के गुणधर्म मिल रहे हैं, दूसरे से 9वें के मिल रहे हैं, तीसरे से 10वें के मिल रहे हैं, चौथे से 11वें के मिल रहे हैं और 5वें से 12वें के मिल रहे हैं। इस तरह से यानी एक निश्चित अंतराल के बाद में, निश्चित अंतराल के बाद में तत्व के जो गुणधर्म थे उनके अंदर क्या हो रही थी? पुनरावृत्ति हो रही थी। इस और किसका ध्यान गया? मेंडेलिव का ध्यान गया। तीनों ने व्यवस्थित करने का प्रयास किया, आधार पर व्यवस्थित किया। आगे उस समय तक 63 तत्वों को उस समय तक ज्ञात 63 तत्वों को 63 कागज के छोटे छोटे टुकड़ों, उस समय तक क्या 63 तत्वों को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर स्थापित करके पिन लगाकर दीवार पर टांग दिया। पिन लगाई और क्या कर दिया? दीवार पर टांग दिया। मेंडेलिव ने देखा कि अधिकांश तत्वों को
कि अधिकांश तत्वों को सारणी में जगह मिल गई। अधिकांश तत्वों को क्या हो गई थी, सारणी में जगह प्राप्त हो गई और तत्व बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार भी व्यवस्थित हो गई तथा तत्व बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्या हो गए थे, व्यवस्थित है। जैसे बढ़ते परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित हुए तो मैंने देखा कि समान अंतराल में, अब मैंने बनी हुई जो सारणी थी उसका अवलोकन किया। और क्या पाया था, अवलोकन किया और पाया एक निश्चित अंतराल के बाद, कि एक निश्चित अंतराल के बाद तत्व के गुणधर्मों में क्या हो रही थी, पुनरावृत्ति हो रही थी। तत्वों के गुणधर्मों में पुनरावृत्ति बस इसी को उन्होंने अपना आधार बनाया। क्या कर लिया, इसी को उन्होंने अपना आधार बनाया और अपना एक आवर्त नियम दे डाला। क्या कर दिया, अपना एक आवर्त नियम दे डाला। मैं अब आपको यहां इससे आगे बताऊंगा, एक बार इसको देखिए दोबारा से कि जॉन न्यूटन का अष्टक नियम ऐसा कर गया था। उसके बाद तत्वों के गुणधर्मों और परमाणु द्रव्यमानों का कई वैज्ञानिकों ने अध्ययन भी किया। उन्हीं वैज्ञानिकों में एक था रूसी रसायन दमित्री यानोविच मेंडेलीव। अगर पूरा नाम याद नहीं देता कि भाई रूसी रसायन का पूरा नाम क्या था, दमित्री यानोविच मेंडेलीव। मेंडेलीव भी अपना काम करते हैं कि मेंडेलीव था, मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्म और परमाणु द्रव्यमान में क्या समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। उस समय तक ज्ञात कितने तत्व हुए थे, 63 तत्व ज्ञात हुए। तो उन्होंने, मैंने आपको समझाया था कि 63 कागज के टुकड़े लिए और उन 63 कागज के टुकड़ों पर उनके समान गुणधर्म जो थे, उनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उनके द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक जो भी है वो लिख करके और पेन लगाई और दीवार पर क्या करती है, टांगते। जैसे कई बार हम फोटो टांगते हैं ना कि बहुत सारे, जैसे प्रणाम भाई हाँ सबसे पहले अच्छे अच्छे भगवानों की एक साथ फोटो टांग दें, देवियों की फोटो टांग दें, फिर उसमें अपना देखिए सारे अपने आप ही क्रम से आते चले, है ना। तो उस समय तक क्या तत्वों को कागज में छोटे छोटे टुकड़ों पर लिख करके पिन लगा करके दीवार पर टांग दिया। मेंडेलीव ने देखा कि अधिकांश तत्वों को क्या हो गया था, अपने आप ही सारणी में जगह मिल चुकी और तत्व बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्या हो गए, व्यवस्थित हो गए। जैसे 1 2 3 4 ऐसे परमाणु भार बढ़ते हुए भी व्यवस्थित हो गए। जैसे मैंने कल भी आपको लिखा था, जैसे Li का 7 लिखा था मैंने, है ना। उसके बाद Be का 9 लिखा था, है ना। सोडियम का 23 लिखा था, मैग्नीशियम का 24 लिखा था, बढ़ते हुए क्रम में है। तो उसी तरह से अपने आप ही क्या हो गई है, तत्वों को सारणी में जगह मिल गई और बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हो गई। अब मेंडेलीव ने बड़ी हुई सारणी का अवलोकन किया कि दीवार में जो सारणी बन गई है 63 टुकड़े टांग करके
इसकी और क्या विशेषता हो गई अपने आप? तो क्या देखता है मेंडेलीव? एक निश्चित अंतराल, एक निश्चित अंतर के बाद में जो तत्व थे उनके गुणधर्मों में क्या हो रहा था? पुनरावृत्ति हो रही थी, समानता आ रही थी। जैसे मैंने आपको कल भी एक उदाहरण देकर बताया था। क्या उदाहरण दिया था? मैंने बताया था ना आपको कि जैसे अपन ने डावे लाइनर का क्रिक देखा था। डावे लाइनर के क्रिक पे अपन ने एक क्रिक ले लेते हैं LI NA और K वाला क्रिक लिया। मैंने आपको बताया था LI का भार 7, NA का भार 23 और इसका भार 39 हुआ था। देखो इन दोनों को जोड़ करके इसके गुणा या आधा होता है इन दोनों का, है ना? ये मैंने आपको बता दिया था। फिर अपन इसकी बात की थी भाई इसका द्रव्यमान से क्या देखते हैं 3 होती है, तो बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी का अनुसार सोडियम के होता है 2 8 1 और इसके होता है 2 8 8 और 1, है ना? तो इन सब में क्या समानता है कि बाह्य कोशों की संख्या तो बढ़ रही थी भाई, कोशों की संख्या तो बढ़ रही थी, लेकिन बाह्य कोश पे इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे थे? 1 आ रहा था। इससे ये स्थिति साफ हो रही थी कि इनमें क्या है आपस में समानता है। और ये क्या आ रहे थे? एक निश्चित अंतराल के बाद आ रहे थे, है ना? तो उसी प्रकार से यहाँ सारणी का अवलोकन करने पर यह देखा कि तत्वों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति। इसी को मेंडेलीव ने अपना आधार बना लिया। इसी को मेंडेलीव ने क्या बना लिया? अपना आवर्त सारणी का आधार बना लिया और अपना एक आवर्त नियम दे डाला। क्या डाल दिया? एक अपना आवर्त नियम दे डाला। वही मेंडेलीव का आवर्त नियम कहलाता है। एक नंबर में इस प्रश्न को पूछा जाता है कि मेंडेलीव का आवर्त नियम लिखिए या आधुनिक आवर्त सारणी का आवर्त नियम लिखिए। दोनों में मात्र एक शब्द का फर्क है, उसमें परमाणु भार है और उसमें परमाणु क्रमांक। बस एक शब्द के अंतर के कारण दो एक नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहां की पुनरावृत्ति हो रही है। मेंडेलीव में होने वाली इसी पुनरावृत्ति मेंडेलीव ने इसे ही आधार बनाकर अपना आवर्त नियम दिया। अब यहां लिख रहे हैं मेंडेलीव का आवर्त नियम। पॉइंट डाल लो, मेंडेलीव का आवर्त नियम। मेंडेलीव का आवर्त नियम क्या है? कि तत्वों के गुणधर्म के परमाणु द्रव्यमान का आवर्तन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं? आवर्त फलन होते हैं। ये नियम दिया किसने? मेंडेलीव। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन तत्वों के गुणधर्म के परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। अगर इसको आप परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन कह दोगे ना, तब भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। क्यों? क्योंकि आवर्त फलन द्रव्यमान और वो दोनों चीजें एक ही होती है। इस प्रकार मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी
का निर्माण किया। जिसमें ऊर्ध्व स्तंभों, ऊर्ध्व का तो जानते हैं, ऊर्ध्व स्तंभों, एक तो यो, ये तो गए ऊर्ध्व, ये स्तंभ क्या कहलाएगा, ऊर्ध्व कहलाएगा, और ये कहलाएगा क्षैतिज, ये क्या कहलाएगा, क्षैतिज कहलाएगा। तो ऊर्ध्व स्तंभों को क्या नाम दिया, वर्ग नाम दिया। इसमें ऊर्ध्व स्तंभों को वर्ग तथा क्षैतिज स्तंभों कह दो या पंक्तियां कह दो, आवर्तना होती है। वर्ग में वर्ग ए और बी की बनाएंगे, वर्गों में उपवर्ग ए व बी का निर्माण भी किया। इसीलिए मैंडेलिव को अवधारणा का जनक कहा जाता है। इसलिए मैंडेलिव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। यहां तक की बात आपकी ये कंप्लीट हो गई। अब मेंडेलिव की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में मैं आपको मेंडेलिव की प्रमुख उपलब्धियों, मेंडेलिव की प्रमुख उपलब्धियों को देखने के लिए आपको किताब की पृष्ठ संख्या पर बनी हुई मेंडेलिव की आवर्त सारणी को अवश्य देखना पड़ेगा, ताकि आप उसे भली भांति समझ सकें कि मेंडेलिव ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। देखिए जैसे यहाँ तक की बात को आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेंडेलिव की प्रमुख उपलब्धियां। पॉइंट डालो, आवर्त सारणी में मेंडेलिव की प्रमुख उपलब्धियां। देखिए पहली उपलब्धि क्या है, मेंडेलिव ने अपनी आवर्त सारणी मेंडेलिव ने अपनी आवर्त सारणी में मेंडेलिव ने अपनी आवर्त सारणी में समान गुण दर वाले तत्वों को समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने के लिए
कि भाई समान गुणधर्म वाले तत्व क्या आ जाए, साथ साथ आ जाए। एक समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने के लिए क्या कर दिया, अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को पहले अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को पहले तथा कम द्रव्यमान वाले तत्वों को तथा कम द्रव्यमान वाले तत्वों को बाद में रख दिया। पहली उपलब्धि जैसे उदाहरण, अब यहां मैं आपको किताब के एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। किताब में जो सारणी बनी हुई है उसमें देख करके ही आप इस चीज को समझ सकोगे। मैं तो बोर्ड पे लिख दूंगा, परंतु उसे जब तक आप किताब की सारणी में देखोगे नहीं तब तक आपकी बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको बुक के द्वारा इस चीज को बताने का प्रयास। देखिए, कक्षा 10 की विज्ञान पेज संख्या 80 पर मेंडलीव की आवर्त सारणी 7.3 में बनी हुई है। इसमें आपको 8 वर्ग बने हुए दिखाई देंगे और ये 8 वर्ग ए और बी उप वर्गों में बटे हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही 6 आवर्त बने हुए दिखाई देंगे। कितने आवर्त बने हुए दिखाई देंगे? 6 आवर्त बने हुए दिखाई देंगे। अब इन 6 आवर्त और 8 वर्गों की आप विशेषता देखिए। पहला एग्जाम्पल, इस बिंदु को लेते हुए कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने के लिए क्या करने के लिए, समान गुणधर्म वाला तत्व एक जगह रखने में आए। अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को तो कहां रख दिया, पहले रख दिया, और कम द्रव्यमान वाले तत्वों को कहां रख दिया, बाद में रख दिया। जैसे गणित में अपन देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गया क्रम। लेकिन गुणधर्मों में समानता के लिए क्या कर दिया कि 4 को तो पहले रख दिया, 3 को बाद में रख दिया कि इसके गुण इसके समान हो जाए और इसके गुण इससे मिलते जुलते हो, है ना। ये करने के लिए उसने क्या कर दिया, तत्वों को आगे पीछे अधिक द्रव्यमान वाले को तो पहले रख दिया, कम द्रव्यमान वाले को बाद में। अब मैं बताता हूं आपको पहले एग्जांपल में कहां रख दिया। जैसे 27 नंबर पे CO है, कोबाल्ट। कोबाल्ट कितना है नंबर इसमें? 27 नंबर पे कोबाल्ट। कहां पर पाया जा रहा है आपको ये देखिए, कौन से वर्ग में है ये भी देखेंगे आप। कोबाल्ट को आपको दिखाई दे गया होगा कि आवर्त नंबर 4 और वर्ग नंबर 8 में आपको कोबाल्ट और निकल दोनों पास पास दिखाई दे रहे होंगे। कोबाल्ट और निकल, उससे पहले Fe है, FeCO(Ni) लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? FeCO और Ni। तो यहां CO लिख दिया। CO का परमाणु क्रमांक है 27 और Ni का परमाणु क्रमांक है 28। जबकि क्या होना चाहिए था, इन दोनों में आगे पीछे होना चाहिए था कि जैसे मान लीजिए ये तो हो गया 26 नंबर का, ये हो गया 27 नंबर का। इसका कोबाल्ट का परमाणु भार कितना आ रहा है हमारे सामने? कोबाल्ट का परमाणु भार आ रहा है 58.93। कितना आ रहा है? 58.93। और Ni का परमाणु भार कितना आ रहा है हमारे सामने? इसका आ रहा है 58.71। सारणी में देख लो, बताओ इसमें कौन सा पहले आना चाहिए था? आधुनिक आवर्त सारणी से यदि तुलना करते हैं तो गिन के देखो, H, He, Li, Be, B, C, NO, F, Ne, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K, Ca, S, T, I, V, Cr, Mn, Fe, Cu और Ni।
आना पहले किसको चाहिए था? एनआई को पहले आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था? क्योंकि एनआई का द्रव्यमान 58 है और सीओ का द्रव्यमान है 5893, ये ज्यादा है, ये बाद में आना चाहिए था। परंतु किस चीज को रखने के लिए? तत्वों के गुणधर्मों को समानता रखने के लिए मेंडलीव ने क्या किया? अधिक द्रव्यमान वाले को पहले रख दिया और कम द्रव्यमान वाले को बाद में रखा। ये आपको आवर्त नंबर 4 और वर्ग नंबर 8 में उदाहरण सारणी में मिल जाएगा, जो कि 80 पेज पर बनी हुई है। दूसरा उदाहरण, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में ले लो वेनेडियम और क्रोमियम को ले लो, पी और Cr। वेनेडियम और क्रोमियम। वेनेडियम का परमाणु भार आ रहा है 50.94, इसका आ रहा है 50.94, और क्रोमियम का परमाणु भार आ रहा है हमारे सामने 50.20। बताओ कौन सा पहला होना चाहिए था? ये पहले होना चाहिए था, लेकिन पहले इसको रख दिया। क्या करने के लिए? ताकि गुणधर्मों में क्या आती चली जाए? समानता आदि चली जाए। इसको 23 नंबर पे लिख दिया, इसको 26 नंबर। मेंडलीव की आवर्त सारणी का आंसर आधुनिक के नहीं, आधुनिक आवर्त सारणी का समझना, मेंडलीव की आवर्त सारणी। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 3 ले लो, एयर और एसआई का, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना होता है? 23। 13 नंबर पे देखिए इसको, एयर आवर्त सारणी में आपको एयर दिखाई दे गया 29.98 है और एसआई का 28.09 है। ये आपको मिल जाएंगे आवर्त नंबर 3 और वर्ग नंबर 3 और 4 में। तो एयर का 29.98, ये तो हो गया 29.98, और एसआई हो गया, जिसका हो गया हमारे सामने 28.09। पहले एसआई आना चाहिए था, परंतु पहले क्या कर दिया उसने? समान गुणधर्म के कारण एयर को पहले रख दिया। उसी प्रकार से टेलीवियम, टी और आई, चौथा एग्जाम्पल ले लो आयोडीन का और टेलीवियम का ले लो। इसमें भी आपको आयोडीन और टेलीवियम में एग्जाम्पल में मिल रहा है आपको 52-53 नंबर पर। इसका नंबर आ रहा है 52 और इसका नंबर आ रहा है 53, जबकि पहले आयोडीन होना चाहिए था, क्योंकि आयोडीन का द्रव्यमान कैसा है? कम है। एल्यूमिनियम नंबर 13, एसआई नंबर 14, जबकि ये पहले होना चाहिए था, ये बाद में होना चाहिए। तो यहां नंबर आ रहा है 127.60 आ रहा है, जैसे इसका पता है 127.60, और आयोडीन का कितना आ रहा है? आयोडीन का हमारे सामने आ रहा है 126.90। तो पहले कौन सा होना चाहिए था? ये बात मेंडलीव ने कही। मेंडलीव ने बताया कि अपनी आवर्त सारणी में समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने के लिए अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को तो उन्होंने पहले रख दिया, परंतु कम द्रव्यमान वाले तत्वों को उसने क्या कर दिया? बाद में रख दिया। उदाहरण देख सकते हो कोबाल्ट और निकल का। निकल का द्रव्यमान 58.71 है, कोबाल्ट का 58.93, परंतु सारणी में कोबाल्ट को पहले रखा और निकल को बाद में। वेनेडियम को 50.94, क्रोमियम का 50.20 है। पहले क्रोमियम आना चाहिए था सारणी, परंतु इसने एल्यूमिनियम का 29.98 आ रहा है और सिलिकॉन का 28.09 आ रहा है, पहले क्या आना चाहिए। इसी प्रकार टी का 127.60 आ रहा है, आयोडीन का 126.90 आ रहा है, पहले आयोडीन आना चाहिए था, लेकिन नहीं। तत्वों की इस क्या समान गुणधर्मता को बनाए रखने के लिए ऐसा एक चीज आपके समझ में आ गई। अब पॉइंट नंबर 2 आप कीजिए। पॉइंट नंबर 2 में क्या किया कि मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई, मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई, उस आवर्त सारणी में कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिए, खाली जगह छोड़ दी। जैसे अपन यहां गिनती लिखें,
ये अपने 1 2 3 5 और ये ब्लैक जगह छोड़ दी, 6 7 फिर छोड़ दी, 9 10। और आपसे कहा जाए कि यहाँ छूटे हुए स्थान पर अंक लिखिए, तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पर 4 लिखोगे और यहाँ क्या लिखोगे? 8 लिखोगे। तो ऐसे ही सारणी बनाइए। आप सारणी का 80 पेज वाले का अवलोकन करके देखो, 7.3 जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसका अवलोकन करके देखोगे तो आपको खाली जगह छूटी हुई मिलेगी, वर्ग और आवर्तों में खाली जगह छूटी हुई मिलेगी। मेंडलीव ने उन छोड़ी गई खाली जगह को दोषपूर्ण नहीं देखा, बल्कि समस्त वैज्ञानिक समाज से दृढ़तापूर्वक कह दिया, मजबूती के साथ कह दिया कि आगे आने वाला समय एक ऐसा आएगा जिसमें मैंने जो एक खाली जगह छोड़ रखी है ना, इन तत्वों की खोज होगी। और उन तत्वों का नाम ए का बोरोन, ए का सिलिकॉन और ए का जर्मेनियम आदि, ऐसा उसने कह दिया। और जब स्कैंडियम और जर्मेनियम आदि तत्वों की जो खोज हुई तो क्या देखा कि उनके गुणधर्म ए का बोरोन, ए का सिलिकॉन, ए का एल्युमिनियम आदि से क्या हो रहे थे? मेल खा रहे थे। इस बात को उसने बहुत पहले ही कह दिया कि आगे आने वाले भविष्य में ऐसे तत्वों की खोज होगी जिनके गुणधर्म मैंने जो खाली जगह छोड़ रखी है इनके गुणधर्म होंगे, यानी दोनों तत्वों के बीच वाले गुणधर्म होंगे और उनका नाम भी इन्हीं के अनुरूप होगा। ये मेंडलीव की एक महान उपलब्धि थी। आवर्त सारणी को बिना छेड़े जब तत्वों की खोज हुई तो उन्हें उन खाली जगहों में क्या कर दिया गया? रख दिया गया, और सारणी के साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं। दूसरा पॉइंट, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े, कुछ रिक्त स्थान छोड़े और उन्हें दोषपूर्वक देखने के बजाय स्थान पर दृढ़तापूर्वक कहा कि आने वाले समय में, दृढ़तापूर्वक क्या कह दिया कि आने वाले समय में ऐसे तत्वों की खोज होगी आने वाले समय में क्या होगा? ऐसे तत्वों की खोज होगी जिन्हें इन रिक्त स्थानों में रखा जाएगा, जिन्हें इन छोड़े गए रिक्त स्थानों में रखा जाएगा। आने वाले समय में इन्हें कहाँ रख दिया जाएगा? इन रिक्त स्थानों पर रखा जाएगा, और उन तत्वों के गुणधर्म भी और उन तत्वों के गुणधर्म भी उनसे पहले वाले तत्व, उनसे पहले वाले तत्व कौन कौन से थे? जैसे ए का बोरोन, ए का सिलिकॉन, ए का एल्युमिनियम।
जैसे ए का बोरोन, ए का एल्यूमिनियम, तथा ए का फ्लोरीन। एक बोरोन, एक एल्यूमिनियम, एक आर्सेनिक। जब तत्वों की खोज हुई, जब स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम तत्वों की खोज हुई, जब स्कैंडियम, जर्मेनियम, जब स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम जैसे तत्वों की खोज हुई, जब ये स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम जैसे तत्व खोजे गए, तो इन तीनों तत्वों के गुणधर्म एक बोरोन, एक एल्यूमिनियम और एक सिलिकॉन के समान थे। एक बोरोन, एक सिलिकॉन तथा एक सिलिकॉन के समान थे। देखिए दोबारा, जब स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम जैसे तत्वों की खोज हुई, एक सिलिकॉन, एक एल्यूमिनियम लिख लो, सिलिकॉन मैंने दो बार लिख दिया, तो यहां एल्यूमिनियम लिख लो। इसके समान थी, इन तीनों तत्वों की खोज हुई, तो इनके गुणधर्म एक बोरोन, एक एल्यूमिनियम और एक सिलिकॉन के समान थे। समझ में आया होगा आपके बाद? दोबारा से फिर देख लीजिए। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? दूसरा पॉइंट हमारा था कि मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिए, खाली जगह छोड़ दी। और अगर मान लीजिए खाली जगह छोड़ दी, तो बहुत से वैज्ञानिक तो उसको कहे अरे इससे आता ही नहीं होगा, यहां इससे आया ही नहीं, तभी तो इसने खाली जगह छोड़ दी। लेकिन उसने उस खाली जगह को दोषपूर्वक नहीं देखा, बल्कि मेंडेलीव ने दृढ़तापूर्वक कह दी कि आने वाले दिनों में मैंने जो खाली स्थान छोड़ रखे हैं वहां तत्वों की खोज होगी, और उनके गुणधर्म, इनके जो पास वाले तत्व है ना, जैसे बोरोन है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, तो ये खोजे जाएंगे जो तत्व इनके समान गुणधर्म वाले खोजे जाएंगे। जब किस किस की खोज हुई? जब स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम जैसे तत्वों की खोज हुई, तो क्या देखा कि इनके गुणधर्म थे जो बोरोन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के गुणधर्मों से मिलते जुलते थे। ये उपलब्धि थी मेंडेलीव की, कौन सी? दूसरी। मेंडेलीव की उपलब्धि नंबर 3। तीसरी उपलब्धि में क्या था मेंडेलीव? तीसरी उपलब्धि ऐसी मेंडेलीव की कि उस समय तक है ना, उत्कृष्ट गैस, जिसको नोबल गैस के नाम से भी जाना जाता है, इनकी खोज नहीं हुई। उत्कृष्ट गैस आधुनिक आवर्त सारणी का वर्ग नंबर 18, जिसमें कौन कौन से तत्व आ रहे हैं? हीना, नीना और करीना, एक्सरे
रंगीन। ये एक ट्रिक है, आप ये नाम मत समझना। हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन 18 वर्ग। हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन, ये है हमारा वर्ग कौन सा? 98 के तत्व। कौन से वर्ग के तत्व है? 18 के। और 17वें वर्ग के तत्व कौन से हैं? फिर कल बाहर आई है टूटी। कौन से 17वें में? फिर कल बाहर आई है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमोनिया। तो फिर कल बाहर आई ये 17वें वर्ग। तो 18वां वर्ग जो था इसको क्या कहते हैं? नोबल गैस कहते हैं, उत्कृष्ट गैस। इसकी खोज नहीं हुई थी। किसकी खोज नहीं हो पाई थी? इस वर्ग की खोज नहीं हो पाई। हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन, अर्थात इन गैसों की खोज नहीं। ये तीसरी उपलब्धि थी। और जब इन नोबल गैसों की खोज हुई तो आवर्त सारणी को बिना छेड़े अलग से 18वां वर्ग बना करके इन सारी गैसों को एक साथ रख दिया गया। इन गैसों की विशेषता क्या होती है जानते हो? इनका बाह्यतम कोश पूर्ण होता है। बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। न तो ये इलेक्ट्रॉन देती है ना ये इलेक्ट्रॉन लेती है, इसीलिए इनका नाम क्या रखा है? उत्कृष्ट गैस, इसलिए इनका नाम। तो यहां पर उत्कृष्ट गैस हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन के माध्यम से मैंने अपनी ट्रिक के माध्यम से बताया है, अन्यथा नहीं। मैंने इसे अपनी ट्रिक के माध्यम से बताया है, मैंने जिस हिसाब से इसे याद कर रखा है। तो यहां पर हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सारी जो गैसें आपको मैं बता रहा हूं, ये 18 वर्ग की गैस हैं, नोबल गैस कहलाती है, उत्कृष्ट गैस कहलाती है। इनकी खोज उस समय तक नहीं हुई थी जब तक मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को बनाया था। जब इन गैसों की खोज हुई, मेंडलीव की आवर्त सारणी की व्यवस्था को बिना छेड़े यों का त्यों व्यवस्थित कर दिया गया था। ये मेंडलीव की तीसरी उपलब्धि थी। तीसरी उपलब्धि में लिखेंगे पॉइंटर रखिएगा। तो मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी का निर्माण किया, मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी का निर्माण किया था, तब तक उत्कृष्ट गैसों की खोज की गई। और जब उत्कृष्ट गैसों की खोज हुई, जब ये गैसें खोजी गई, लेकिन जब ये गैसें, नाम आपके सामने भी आया ही था वही नाम, जब ये गैसें जैसे हीना, नीना और करीना, जीना, लेकिन जब ये गैसें खोजी गई तो आवर्त सारणी की व्यवस्था को छेड़े बना। एक अलग से वर्ग बनाकर
उसने रख दिया है। तथा सारणी भी प्रभावित हुई था। ये इसकी क्या थी उपलब्धि। इतना होने के बाद भी मेंडेलिव की आवर सारणी में कुछ कमियां रह गई, और वो मात्र कमियां 3-4 कमियां हैं जो मैं अभी आपको नोट करा देता हूं। आज के पॉइंट में मात्र कमियां 3 ही बात लेनी थी आज मुझे, मेंडेलिव की आवर सारणी, उपलब्धियां और कमियां। तो मैं आपको कमी वाला पॉइंट और नोट करा देता हूं। छोटी सी कमी जो रही थी जिसे हेनरी मोजले ने 1913 में जाकर के सही कर दिया था, थोड़ी सी कमी जिसे हेनरी मोजले ने, देखिए मेंडेलिव की सारणी की प्रमुख कमियां। पॉइंट डालेंगे, मेंडेलिव आवर सारणी की कमियां। हालांकि दमित्री यानोविच मेंडेलिव को आवर सारणी का जनक माना जाता है। आज भी रसायन विज्ञान में आवर सारणी के निर्माता का नाम मेंडेलिव ही आता है, परंतु फिर भी इनके द्वारा कुछ कमियां रह गई। कौन कौन सी कमी है? पहली कमी है मेंडेलिव अपनी आवर सारणी में मेंडेलिव अपनी आवर सारणी में हाइड्रोजन का स्थान सुनिश्चित नहीं कर पाया। भाई हाइड्रोजन को कहां रखा जाए? हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसे पहले वर्ग में रखा जाए या 17वें वर्ग में रखा जाए? क्यों? 17वें वर्ग की क्या विशेषता होती है? 17वें वर्ग में बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको एक की जरूरत होती है। और हाइड्रोजन को भी कितने की जरूरत रहती है? हमेशा एक की आवश्यकता रहती है। अब वो त्यागे या ग्रहण करे, ये बात सिद्ध नहीं कर पाया। H2 बनने के लिए भाई अपन H2 बनाएंगे, उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? 2 की, तभी तो हाइड्रोजन बनेगा। लेकिन हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इलेक्ट्रॉन संख्या भी 1 होती। अगर इसे कितना मिल जाए? 1 मिल जाए तो पूर्ण बढ़ जाएगा, बाह्यतम कोश पूरा हो जाएगा इसका। अब ये इसके लिए 1 को ग्रहण करें या 1 को त्यागे। 17वें नंबर वाले वर्ग की हमारी विशेषता क्या है? उन सबके बाह्यतम कोश में कितना होता है? 2, 7 होता है, यानी वो 1 लेकर के तब जाकर के क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। तो यहाँ इसको भी 1 की जरूरत है, इस 17वें वर्ग को भी 1 की जरूरत है। तो हाइड्रोजन को कहां रखें? 17वें वर्ग में रखें या पहले में रखें? पहले की विशेषता भी मिल रही है इससे, क्योंकि सबके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन की भी 1 ही है। 17वें की विशेषता मिल रही है कि 17वें वालों को 1 की आवश्यकता है, तो हाइड्रोजन को भी कितने की आवश्यकता है? 1 की आवश्यकता। इस बात को कौन सुनिश्चित नहीं कर पाया? मेंडेलिव नहीं समझा पाया कि मैं इसको पहले में रखूं या 17वें में ले लूं। ये बात। दूसरा है वो मेंडेलिव आवर सारणी पढ़ते समय मेंडेलिव
आवर्त सारणी बनाते समय समस्थानिकों किसे कहते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक और समभारिक के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। किसे कहते हैं समस्थानिक? समस्थानिक से तात्पर्य होता है परमाणु क्रमांक तो समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। तो जिस समय मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी की खोज की तो उस समय समस्थानिकों के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं था इसको। किसको? मेंडलीव को। ये सिद्ध नहीं कर पाया कि समस्थानिक होते क्या है। तो क्या नहीं कर पाया था? बनाते समय समस्थानिकों की खोज और उन्हें समझाने का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया। दूसरी कमी है। तीसरी कमी क्या थी इसकी? मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर, भाई एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ते हैं। जैसे अपन ने अभी पढ़ा था LIBEBCN, जैसे मैं बोलूँ एक बार LIBEBCNOFNE आदि। ये हमारा पहला क्या है? दूसरा आवर्त है। इसका HH पहले में तो 2 ही है, तीसरे में दूसरे बार आवर्त में LI का प्रथम बार 7, BE का कितना लिखवाया? मैंने कल भी लिखवाया था, आपको ध्यान हो तो कितना लिखवाया था? कारण वजह से कितना होता है? 12। इसका कितना होता है? 11। इसका होता है 9। इसका होता है 14। इसका होता है 16। इसका कितना होता है? 19 क्लोरीन का। है ना? इस तरह तो कहने का तात्पर्य ये कि यहाँ तो 7 और 9 तो 11 भाई 7 + 2 9 9 + 2 11 11 + 2 कितना होना चाहिए था? 12 होना चाहिए था। 12 फिर यहाँ +2 यहाँ +2। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 7 9 11 12 अगर नियम एक है मेंडलीव आवर्त सारणी एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर, ये जो द्रव्यमान है ये समान रूप से क्यों नहीं बढ़ता? ये आगे पीछे क्यों हो जाता है? ये आगे पीछे क्यों हो रहा है? जैसे मान लीजिए यहां से इसमें जाएंगे, यहाँ 14 तो 16 2 18 ही बचे। यहाँ तो +3 क्यों हो गया? यहाँ तो है, यहाँ तो है, यहाँ प्लस क्या है? इस बात को भी मेंडलीव सिद्ध नहीं कर पाया कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ते हैं तो परमाणु द्रव्यमान समान रूप से क्यों नहीं बढ़ता? कहीं अधिक है, कहीं कम क्यों हो जाता है? इस बात को भी कौन सिद्ध नहीं कर पाया था? मेंडलीव सिद्ध नहीं कर पाया था। तो क्या लिखेंगे अपन? कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु का द्रव्यमान नियमित रूप से क्यों नहीं बढ़ता है?
इस समस्या का सही समाधान भी नहीं दे पाए। वैसे ही याद हो गया होगा आपके अब भाई क्या क्या करेंगे। तीसरी बात, चौथी बात में देखिए, मैंडेलिव यह नहीं बता पाया कि दो तत्वों के मध्य और कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। और इस काम की जैसे मैं आपको समझदारी की परिभाषा दूंगा, अंतिम पॉइंट में समझदारी के बारे में लिखो। मैंने बीच में परिभाषा बोली थी आपके सामने कि जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या हो, समान हो, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक कैसा हो, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण में लिख लो, जैसे H11 H12 H13 अलग अलग नाम पे हो जाएंगे। इसका नाम तो प्रोटॉन हो गया, इसका नाम 1s2 ड्यूटेरियम, और इसका नाम क्या होगा जानते हो? ट्राइटियम। क्या नाम होगा इसका? ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन से द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, यानी 1 यानी 2 यानी 3 आ रही है, और यह परमाणु क्रमांक सबका क्या आ रहा है जी? समान। कहने का कारण ये ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो कैसा हो? समान हो, और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हो गए? 3 समस्थानिक, पहला प्रोटॉन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। क्लोरीन के कितने समस्थानिक हैं? 2, Cl1735 व Cl1737 35 और 37 दोनों का योग करके ही क्लोरीन का द्रव्यमान कितना होता है जानते हो? 35.5। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 35 और 37 दो का भाग दे दिया जाता है। हमारे सामने क्या आ जाती है? क्लोरीन 17 और 35.5। क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं? 2 समस्थानिक। अब मैं कल आपको आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति, हेनरी मोजले का योगदान आदि आदि पढ़ाऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, अध्ययन में रुचि लेकर के घर पर रह करके या शिक्षा के क्रम को जारी रखें। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें।